जनवरी 2018 की शाम के वक्त जब पुलिस की टीम कानपुर के सूर्या अपार्टमेंट के सामने पहुंचती है तो इस अपार्टमेंट के लोग अचरज में पड़ जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस इस अपार्टमेंट में आई है? लेडीज कांस्टेबल पूजा जब ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट की घंटी बजाती हैं तो अंदर से एक महिला दरवाज़ा खोलती है जो देखने में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। महिला पूछती है कि जी हाँ, बोलिए, आपको किससे मिलना है? लेडीज कांस्टेबल पूजा कहती हैं कि क्या आपका नाम बरखा मिश्र है? तो महिला जवाब देती है, जी हाँ, मेरा ही नाम बरखा मिश्रा है। पूजा कहती हैं कि दरअसल हमें खबर मिली है कि आपके फ्लैट में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। जैसे इस तरह की बातें पूजा कहती है तो महिला जवाब देती है कि दरअसल आपको कोई गलतफहमी हो गई है। जिस बरखा मिश्र से आपको मिलना है दरअसल वो मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पत्रकार हूँ। जब आप लोग अंदर आए हैं तो शायद आप लोगों ने मेरा बोर्ड नहीं देखा है। बाहर ही मेरा बोर्ड लगा हुआ है। मैं पत्रकार ही नहीं बल्कि एक समाज सेविका भी हूँ। मैं लोगों की सेवा भी करती हूँ। लेकिन महिला कांस्टेबल बरखा की बातें एक भी नहीं सुनती हैं और पुलिस बल के साथ जबरदस्ती फ्लैट के भीतर घुस जाती हैं। पुलिस जब फ्लैट के अंदर घुसती है तो अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। दरअसल फ्लैट के अंदर 3 लड़के और 3 लड़कियां सब एक दूसरे के साथ काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में मिलते हैं। एक लड़का बगल में बैठकर पैसे की गिनती कर रहा था। जब लड़के और लड़की पुलिस वालों को देखते हैं तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस सबको धर दबोच लेती है और बरखा मिश्र को कस्टडी में लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं ताकि आप सतर्क रहें। आज की कहानी कानपुर की है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। लेकिन इसी कानपुर में एक लड़की जो सेक्स रैकेट इतना बड़ा चला रही थी। कानपुर का थाना है फील खाना। फील खाना पुलिस जब बरखा को लेकर के आती है थाने पर तो उससे पूछताछ शुरू कर देती है। बरखा जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो वाकई पुलिस को यह कहानी हैरान कर देती है कि किस तरह लड़कियां अपने शौक को पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में उतर जाती है। बरखा बताती है कि वह एक मध्यम परिवार की रहने वाली है। बरखा जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी तभी से उसे बहुत सारे दोस्त बनाने का शौक था। वह अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना भी खूब पसंद करती थी। लेकिन जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई तब आखिरकार उसके परिवार वालों ने रीति रिवाज के साथ बरखा की शादी कर दी। बरखा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती है। लेकिन बरखा का पति वैसा नहीं था जैसा वह अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रही थी। दरअसल बरखा का पति एक दुकानदार था और कुछ ज़्यादा आमदनी भी नहीं करता था। कानपुर में ही वो एक छोटी सी दुकान करता था। बरखा को घर में चूल्हा चौका करने का बिल्कुल शौक नहीं था, बल्कि बरखा को शुरू से ही इधर उधर घूमने का शौक था। इसलिए बरखा अपने पति से तमाम अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए अक्सर कहा करती थी। उसका पति उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश भी करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि वह अपनी पत्नी बरखा की सभी ख्वाहिशों को पूरी कर सके। इसी बात को लेकर बरखा और उसके पति में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन बरखा को लगा कि जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है, उस ज़िंदगी को अपने पति के साथ
नहीं जी सकती है। इसलिए एक दिन बरखा अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है और उसका घर छोड़ देती है। वहीं से कैलाशपुरी में जाकर एक किराए का कमरा लेती है और अकेले रहना शुरू कर देती है। बरखा को लगता था कि वो पढ़ी लिखी है और चेहरे से काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए उसे आराम से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो शायद गलत थी। वो सोच रही थी कि बेहतर जिंदगी वह अकेले भी जी सकती है। किराए का कमरा लेने के बाद बरखा तमाम जगहों पर नौकरी की तलाश में गई, लेकिन बरखा जहां भी नौकरी के लिए जाती थी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक बात जरूर उसने नोटिस की कि जहां कहीं वो नौकरी के लिए जाती थी, लोग उसके नौकरी देने में कम इंटरेस्टेड थे, उसके जिस्म को हासिल करने के लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। वो उस पर खासी नज़र रखते थे। बरखा को लगा कि अगर मुझे जिस्म ही बेचना है तो फिर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, फिर हम सीधे जिस्म ही क्यों न बेचें। इसलिए बरखा ने एक दिन तय किया कि अब वह नौकरी की तलाश नहीं करेगी और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर देगी। उसके बहुत सारे लोगों से अब तक संपर्क हो चुके थे। बरखा ने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। बरखा जो एक खूबसूरत भी थी और चुलबुली भी थी, लोगों को बातचीत करके जल्दी ही अपने झांसे में ले लिया करती थी। लोग जब उसके झांसे में आ जाते थे तब वह अपने शरीर को बेचना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे बरखा ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। बरखा को कम समय में ही अच्छी खासी आमदनी हो गई। लेकिन जब बरखा को आमदनी शुरू हो गई तो उसे लगा कि अब उसे इस नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस धंधे में बहुत ज़्यादा पैसा है। तब उसने इसको प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यूं ही समय गुजर रहा था। अब तक बरखा एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुकी थी। इस नेटवर्क में लड़कियों को शामिल करने के लिए वह कॉलेज की लड़कियों को टारगेट करती, उन लड़कियों को टारगेट करती जो मध्यम परिवार की होती और कॉलेज में पढ़ाई करती और अपने शौक को पूरा नहीं कर पाती थी। उन लड़कियों से जाकर बरखा मुलाकात करती, बातचीत करती, फिर अपने घर पर बुलाती और उन पर पैसे खर्च करती। वह अपने को सबसे पहले समाज सेवी बताती। लड़कियां उसके झांसे में आ जाती और धीरे धीरे उन्हें इस धंधे का वह रास्ता दिखा देती। वह लड़कियों से कहती कि अगर तुम्हें अपने मर्जी के हिसाब से ज़िंदगी जीना है तो इस काम को ज्वाइन कर लो। आखिरकार लड़कियां भी बरखा की बातों में आ जाती थी और फिर बरखा के नेटवर्क में शामिल हो जाती थी। धीरे धीरे बरखा ने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लिया कि वो कानपुर से निकलकर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी लड़कियों को भेजने लगी। एक एक हफ्ते के ट्रिप पर वह लड़कियों को भेजने का काम भी करने लगी थी। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उसने सोशल नेटवर्किंग साइट का भी सहारा लिया। सोशल नेटवर्किंग साइट पर लड़कियों का फोटो अपलोड करके उनका मोबाइल नंबर भी अपलोड करती थी। उसी मोबाइल नंबर के जरिए कस्टमर फ़ोन करते और इन लड़कियों का बरखा के माध्यम से कांटेक्ट कराया जाता। लेकिन जब बरखा इस धंधे की शुरुआत की, उसके बाद से कहीं भी स्थिर होकर के उसने काम नहीं किया। एक महीने एक जगह काम करती तो दूसरे महीने वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती। कई सालों से वह इस काम में लगी हुई थी। नवंबर 2017 में वह सूर्या अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर लेती है। दरअसल ये फ्लैट किसी वकील का था और बरखा ये फ्लैट उनसे समाज सेवा के नाम पर लेती है। वह बताती है कि मैं समाज सेवी हूँ और एक संस्था से जुड़ी हूँ।
बरखा फ्लैट किराए पर लेकर यहीं से अपना नेटवर्क ऑपरेट करने लगती है। एक दिन एक पत्रकार उसके घर पहुंचता है और पत्रकार बरखा से कहता है कि अगर तुम्हें अपने इस नेटवर्क को और बेहतर तरीके से चलाना है तो मेरा एक सुझाव है जिसे तुम मान लोगी तो फायदे में रहोगे। वह पत्रकार कहता है कि तुम एक पत्रकारिता की आईडी बनवा लो। जब आईडी बनवा लोगी और बाहर बोर्ड लगवा लोगी तो तुमसे लोग डरेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग भी तुमसे डरेंगे। पत्रकार का सुझाव बरखा को अच्छा लगा और बरखा ने उसी पत्रकार के जरिए एक पत्रकार की आईडी बनवा ली और फिर अपने लड़कियों को अपने ही फ्लैट में बुलाकर इस धंधे को चलाना शुरू कर दिया। जिन लड़कियों को वह अपने धंधे में रखती और उन्हें अपने कमरे पर बुलाती, उनसे भी यही कहती कि बाहर तुमसे अगर कोई पूछे तो तुम बताना कि पत्रकारिता करती हो। इस तरह सूर्या अपार्टमेंट में पिछले 1 महीने से ये धंधा चल रहा था। अपार्टमेंट के लोगों को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। तभी एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी तत्कालीन आईजी आलोक कुमार को दी और फिर आलोक कुमार ने एक पुलिस टीम का लगाया और जाल बिछाकर बरखा मिश्रा को गिरफ्तार किया। पुलिस जब थाने में अन्य लड़कियों से पूछताछ करती है तो उसमें से एक लड़की की उम्र मात्र 19 साल होती है जिसका नाम विनीता था, जो कॉलेज की स्टूडेंट होती है। विनीता से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह बताती है कि वह भी एक बहुत मध्यम परिवार की लड़की है और अपने शौक पूरे करने के लिए बरखा मिश्रा की बातों में आ गई। इससे साफ पता चलता है कि बरखा किस लेवल की लड़कियों को इस धंधे में उतारने के लिए टारगेट किया करती थी। आखिरकार पुलिस बरखा के साथ 3 लड़कियों को जेल भेज देती है। आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारी ख्वाहिश है।